तो वही डालते हैं। आज जो अपने को टॉपिक शुरू करना है, अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा द इक्वेशन of a line passes through two given points. Two given points. दो गिवन पॉइंट से होकर के पास करने वाले लाइन का हमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इस पर जो है काम करना है। अब थोड़ा सा इस विषय में सोचेंगे क्या होता है, उस पर चर्चा होगी और इसमें थोड़ा चित्र बनेगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो है चित्र दिखाया जाए और पहले इसको देखिए। चित्र में क्या करेंगे ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले दे दिया है। पी क्यू तीन बिंदु है, पी क्यू आर। अगर दो बिंदु से होकर गुजरती है तो एक बिंदु हम ले लेते हैं। तो पी क्यू आर है, पी है x1 y1, आर है x2 y2 और Q है XY। तो इस तरह से तीन बिंदु है और उसके लिए हमें देखना है, काम करना है। अब ट्रायंगल PSR कहाँ बनेगा और RTQ कहाँ बनेगा, इन सब चीजों को अब थोड़ा सा हम विस्तार से चेक करते हैं। तो आगे चर्चा करेंगे।
देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट, मैं एक और काम करता हूँ। चलिए,
सर आप म्यूट पर हैं। हाँ, अब आ रही है आवाज? यस सर। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि ट्रायंगल में इसे हम अलग अलग किस नाम से पुकार सकते हैं। बाकी देखते हैं। जब दो हमारे पास टॉपिक आया है तो x2 माइनस x1 पहले ट्रायंगल में, और ये तो आपको पता है कि इस फिगर में देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये आता है। अब x2 माइनस x1 एक ट्रायंगल एंगल थीटा के लिए, यहां देखें, एंगल थीटा के लिए x2 माइनस x1, और ये हो गया परपेंडिकुलर y2 माइनस y1, और इसका हाइपोटेनियस आप देखें पी आर है। हाइपोटेनियस पी आर। उसके बाद उसी एंगल थीटा के लिए हम अगर लें तो यहां बोधायन नंबर लिखा हुआ है x माइनस x2 y माइनस y2, x माइनस x2 एंड y माइनस y2, और ये हो जाएगा आपका क्यू आर। क्यू आर जो है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ जो वैदिक गणित के सूत्र का हमें प्रयोग करना है वो है अनुरूपेण। जैसा कि आपको पता है, पीछे भी हम करते आए थे। देखें, वैदिक गणित का जो सूत्र प्रयोग होगा अनुरूपेण। वैदिक गणित का सूत्र अनुरूपेण प्रयोग होना है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे आपको पता है, x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y2, और फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा चीज। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर लें तो हो जाएगा x2 माइनस x1 और y माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 x माइनस x2, और फिर जो फाइनल हम लोग पहुंचेंगे वो हमारा होगा
ये जो है यहां पर हम पहुंच सकते हैं x2 माइनस x1y और इक्वल टू y2 माइनस y1x x2 y1 माइनस x1 y2। ये आपका आ गया। यहां पर थोड़ा सा अगर हम आपको दिखाएं कि अब इसको टेबुलेट करें। पुनः इसको अगर टेबुलेट करें तो देखें क्या आता है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। लाइन का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। मान लेते हैं कि एक लाइन है और एक मिनट, इसको मैं हटाता हूं। कहा गया डिलीट। अब हम 4 के बजाय 5 लेते हैं। इसी कारण से देखिएगा यहां हम एक पूर्ण स्वरूप जो है प्राप्त करने जा रहे हैं। इसका प्रयास है कि यहां से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और ये जो स्टेप अभी चलेगा वो कई काम करेगा। सबसे पहला तो हम लेंगे रेखा यानी लाइन। उसके बाद y का गुणांक, x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x। उसके बाद रेडियस, त्रिज्या या हाइपोटेनियस आप इसको कह सकते हैं। रेडियस r से डिनोट करिए इसको। और यहां हो गया अचल पर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म ये कपिल देव जी को शायद प्रॉब्लम है नेटवर्क में। एक बार नेटवर्क चेक कर ले वो। अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि चीजें कैसे जो है मैनेज होती है। इस क्वेश्चन को देखें तो एक लाइन है PQ, उसमें y का गुणांक है x2 माइनस x1, x का गुणांक है y2 माइनस y1, रेडियस r और कांस्टेंट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा x2 y1 माइनस x1 y2। ये जो है आपका आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म आया कैसे, इस विषय पर थोड़ी सी बात करेंगे और चर्चा थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं, एक और टेबल लेते हैं।
थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। खैर देखता हूं मैं कि एक पेज में अगर ये आ जाए तो इसको अब संभव नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसमें, देखते हैं। अब बिंदु के लिए लीजिए पॉइंट P के लिए x1 y1 और उसके बाद Q के लिए x2 अगर PQ दो लाइन है तो y का गुणांक x का गुणांक और त्रिज्या और अचर पद यानी कांस्टेंट x2 y2। अब यहां जो आपका बनने वाला है वो देखें, यहां पर बनेगा, देखिए वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 और फिर ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये तो r हो गया आपका, और यहां पर आप निकाल चुके हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x2 y1 और y2 x1। वैदिक गणित का सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम जो यूज करेंगे तो x2 y1 माइनस y2 x1, तो ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म आ जाता है। तो इस तरह से चीजें सामने आती है। अभी तक हम लोग यहां तक पहुंचे हैं कि जब 2 पॉइंट गिवन होगा तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब थोड़ा सा हम चेक कर सकते हैं चीजों को, और इस पर त्रिज्या जो होता है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। तो उस पर देखिए चीजें कैसे जो है वो आती है। वैदिक गणित का एक सूत्र परावर्त का प्रयोग किया हमने। वैदिक गणित का एक सूत्र परावर्त का प्रयोग हुआ, तो देख सकते हैं सूत्र परावर्त का प्रयोग हुआ। y का गुणांक
को अगर हम p मान लेते हैं, y के गुणांक को अगर हम p मान लेते हैं तो x2 प्लस माइनस x1, तो x2 माइनस x1, और x का गुणांक q मान लेते हैं तो y2 प्लस माइनस y1, तो y2 माइनस y1, ये आपका दो अलग अलग टर्म इंडिपेंडेंटली आ जाता है। उसके बाद r इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, विच इज इन द स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता करने का ये सूत्र यहां पर प्रमाणित होता है, जो आप देख सकते हैं। और इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर पता चल जाए तो कई सारे प्रश्न यहां से हल होते हैं। क्या क्या हल होते हैं उस पर 10th लेवल के चीजों को अगर हम आपको ध्यान दें तो क्या क्या चीजें यहां हो सकती है उस पर एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहला चीज तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला सीधा। डिस्टेंस फॉर्मूला कपिल देव जी बार बार उनका कट रहा है, बार बार वो एडमिट हो रहे हैं। हाँ, उसके बाद संरेख। संरेख शब्द का मतलब होता है कॉलिनियरिटी। कॉलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट अगर है ए बी सी, तो तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू अगर ए सी हो जाए तो कॉलिनियर कहा जा सकता है। तीसरा जो हम पता कर सकते हैं यहां वो कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें ट्रायंगल आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, और क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सब चीजों को हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसा कि 10th में हम लोगों ने किया है। तो 10th लेवल इतना ही जो है चीजें पूरी की पूरी यही है, बस एक एरिया का फॉर्मूला एक्स्ट्रा हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का। इसके अलावा बाकी यही फॉर्मूले हैं टोटल। एक सेक्शन फॉर्मूला है रेशियो पता करने का है। तो पूरी इतने ही चीज में पूरी 10th जो है कवर अप हो जाती है लगभग। तो ये आपके सामने है। लेकिन जब हम विषय जो हम चल रहे थे वो हम देखेंगे। अब यहां पर आपने देखा कि कैसे वैदिक गणित के ऊर्ध्वतिर्यक सूत्र का प्रयोग करके हम कांस्टेंट टर्म का पता करते हैं, और इसी कांस्टेंट टर्म से को क्या बोलते हैं, लैम्बडा कह के पुकारते हैं। लैम्बडा जो आप चर्चा हुई थी यहां पर, तो लैम्बडा की बातें हो जाए थोड़ी सी।
और इसका यूज होना है। लैम्बडा, इसको लैम्बडा पढ़ते हैं, लैम्बडा। लैम्बडा इक्वल टू, आपने देखा जो ऊपर आया, x2 y1 माइनस x2 y2 x1, x2 y1 माइनस y2 x1, ये जो है लैम्बडा का आपको फॉर्मूला हो जाएगा। यानी अचर पद को हम लैम्बडा कह के बुला सकते हैं। तो इस तरह से चीजें जो है सो मैनेज हो सकती है। इसको हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर के लिए टैबुलेट कर दिया जाए आप लोगों के सामने, तो देखते हैं चीजें कहाँ आती है। अब 1 मिनट समय बचा हुआ है, तो अगर कट जाए तो वापिस आप जुड़ेंगे और ठीक है। तो अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म प्राप्त करने के लिए वैदिक गणित का जो सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, ये ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम को वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, क्रॉसवाइज हम कह सकते हैं। हाँ, हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म प्राप्त करने के लिए कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म प्राप्त करने के लिए वैदिक गणित का सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने एक बार प्रेजेंट किया है, इसको देखिए थोड़ा। एक पॉइंट P के लिए x1 y1 और Q के लिए x2 y2, तो वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज करके हम लैम्बडा प्राप्त कर सकते हैं, विच इज द कांस्टेंट टर्म जो है वो आपके सामने है। अब तो एक जो आपका कंप्लीट जो इक्वेशन बन के तैयार हुआ स्ट्रेट लाइन का, वो कुछ ऐसा होगा। अभी फिलहाल यहाँ हमें रेडियस की जरूरत नहीं है, तो हम रेडियस नहीं डाले हैं। इसमें y का गुणांक भी है, x का गुणांक भी है और लैम्बडा भी है, अचर पद भी है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब इस विषय पर एक प्रश्न रखते हैं छोटा सा, और देखें चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल है और आपके सामने
दो बिंदु है आपके पास और इसका इक्वेशन आपको पता करना है। तो वैदिक गणित कहाँ पे ठहरता है, इस चीज की हम चर्चा करेंगे। अब एक इसमें जो बिंदु है इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। तो बिंदु के लिए लीजिए पॉइंट y का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ y, और x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, उसके बाद रेडियस जिसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, और लैम्डा यानी कांस्टेंट टर्म। तो पॉइंट P के लिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो 3 और 3। Q के लिए आपका हो गया 7 और 6, ये आपके पास आ गया। अब जो आपको बताया गया है y का गुणांक, अब यहां ध्यान दें, ये हो गया आपका x1 x2, ये हो गया y1 y2। तो y का गुणांक फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 y इक्वल टू y2 माइनस y1 x इक्वल टू प्लस x2 y1 माइनस y2 x1, क्या आ जाएगा। तो यहां देखें 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 y, 6 माइनस 3 x प्लस x2 y1, 7 3 जा माइनस 6 3 जा, ये आपके आगे बढ़ा सकते हैं। और ये आप ओरली भी कर सकते हैं, तो मैंने ये थोड़ा सा कर दिया है, कारण कि कुछ बच्चे मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं होंगे तो थोड़ा सा उनको समझने में परेशानी हो सकती है। 21 माइनस 18 तो 3 हो जाएगा। तो ये जो है आपके इक्वेशन बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से चीजें आ जाती है। लास्ट में हम लिख सकते हैं दिस वे, जो लाइन है स्ट्रेट लाइन पी क्यू, उसका समीकरण इक्वेशन हो जाएगा 4y इक्वल टू 3x प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब पेपर में इसे कैसे करना है,
थोड़ा सा इस विषय पर हम ध्यान रखेंगे। यहां पर जैसा कि आपने देखा कि ये तो क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, थोड़ा सा डिटेलिंग, और पेपर में हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो टर्म है इसमें हम वैदिक गणित के ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का प्रयोग कर रहे हैं। वो आप डालेंगे कि वैदिक गणित के सूत्र ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम से अक्षर पद प्राप्त हुआ और बाकी सब चीजें तो ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो उसके लिए हमने अलग आपको बता रखे हैं। तो सूत्र के नाम का प्रयोग पेपर में जरूर करेंगे, क्योंकि यदि क्वेश्चन कई बार गलत भी हो जाते हैं, अगर आपने सूत्र के नाम का उल्लेख किया है वहां पर और वो सही है तो उसके नंबर तो एक रहते ही रहते हैं। और टीचर थोड़ा सा इस बात को समझता है, कंसीडर करता है कि चीजें आती है और लेकिन प्रॉब्लम हुई है थोड़ी सी कहीं, तो यहाँ जो है चीजों को रखेंगे। अब आपके पास ये 5 प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करिए और इक्वेशन 2 को तो अच्छे ढंग से सॉल्व करिए, बाकी 3 का सिर्फ इक्वेशन लिख करके, यानी पांचों 2 मिनट के लिए 2 मिनट 3 मिनट में आप भेजे, देखें जितना समय लगता है। ऐसे तो लगना नहीं चाहिए ज्यादा समय। ग्रुप में
दो क्वेश्चन की प्रॉपर सॉल्यूशन और बाकी 3 के सिर्फ आपको इक्वेशन लिखने हैं। किसी का आया क्या? हिमांशु सिंह पाल, बढ़िया है। तीन के इक्वेशन भी भेजने हैं हिमांशु सिंह जी। शिप्रा कौशिक, बढ़िया, बहुत अच्छा। Excuse me, sir. Excuse me, sir. सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ, बताइए। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सेंड किया है, आप एक बार देख के ये बताएंगे कि एग्जाम में और भी कुछ लिखना है क्या इसके अलावा, या ऐसे ही लिखना है? अभी देख। आपने जो क्वेश्चन भेजा है जी सर। उसमें अभी प्रॉपर नहीं है, वो उसको टेबुलेट करना है सबसे पहले। और दूसरी बात, वैदिक गणित के कौन से सूत्र का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर मैंने दिखाया है, ऐसे टेबुलेट करना है। और वैदिक गणित का कौन सा सूत्र प्रयोग हो रहा है उस सूत्र का नाम होना चाहिए। तो पेपर में नाम करने तो के मैंने लिए मेंशन किया है, टेबुलेट भी किया है, लाइन नहीं खींची थी बस। मुझे तो नाम भी आपका मेंशन किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। संभवतः क्वेश्चन नंबर 3 है। एक मिनट, 1 कहाँ है? अच्छा, आपका मैं 1 नहीं देख रहा, बिल्कुल सही, वो 3, 4, 5 में देख रहा। ओके सर। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सर एज इट इज लिखना है एग्जाम में, ठीक है? मतलब बिल्कुल काफी है, काफी है, ओके सर, थैंक यू सर। काफी है। थैंक यू सर। तो ये जो है चीजें अभी आए हैं हिमांशु सिंह पाल, अमित कुमार, प्रेम कुमार और रेवानंद चहल, नंदिनी रस्तोगी। ठीक है, काफी आ गए हैं। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छा है। अनिल धनखर, बहुत अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग अपने आगे की तरफ चलते हैं, चीजों को देखते हैं। अब जो अपना टॉपिक है वैदिक गणित में, जब हम
बोधायन नंबर करा रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपसे मैंने चर्चा किया था कि जस्ट 5 स्टेप you can solve all the trigonometry from KG to PG. जी PG to PG का मतलब है जहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है और जहां तक एंड होता है। वो 5 स्टेप सफिशिएंट है जिसको सीखने में 1-1.5 घंटा समय लगता है। अब आपके सामने इक्वेशन ऑफ लाइन के भी वेरियस फॉर्म आने वाले हैं और इसमें आप देखेंगे कि मॉडर्न मैथमेटिक्स जो काम नहीं कर पाया वो वैदिक मैथमेटिक्स ने करके दिया है। जो भी यहाँ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो बहुत इस चीज को आराम से समझेंगे और मेरा प्रयास होगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड पे पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स की उन चीजों को, तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपको वो चीजें सामने रखूं। एक स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक लाइन है AB जिसका जनरल फॉर्म जो है PY प्लस QX PY इक्वल टू QX प्लस लैम्बडा। इसको अगर हम टैबुलेट करते हैं तो क्या आता है, थोड़ा सा देखें। मैं प्रयास करता हूं कि चीजों को एज इट इज रखा जाए। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक लाइन यदि AB है या PQ है तो Y का गुणांक P यानी कोफिशिएंट ऑफ Y और कोफिशिएंट ऑफ XQ हाइपोटेनियस या इसको रेडियस कह सकते हैं √P² प्लस QS²। और यहां लैम्बडा यानी अचर पर क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये लैम्बडा है। यहां 4 चीजें हैं आपके सामने। अब 4 चीजों में एक और चीज बढ़ेगा आगे, खैर उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि कैसे चीजों को हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास 4 डिफरेंट गुणांक आए, तो ये 4 जो डिफरेंट गुणांक आए हैं इनको अगर आप सेपरेट करें तो P, Q, R और लैम्बडा, ये 4 चीजें प्राप्त हुई। अभी हम 5वीं की चर्चा नहीं कर रहे, 5वां भी है इसमें, वही 5 स्टेप है जिसको समझने की जरूरत है। P, Q, R एंड लैम्बडा
ये चारों द्वारा समीकरण को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें, टोटल 5 स्वरूप है, लेकिन अभी हम 4 की चर्चा कर रहे हैं। ये आपके सामने अब इस 4 से कैसे 5 बनेगा वो देखें। पहला आपका है पी क्यू, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई पी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो क्यू हो गया, हाइपोटेनियस आर हो गया और कांस्टेंट टर्म लैम्ब्डा हो गया। सबसे पहले PQ में P इज नॉट इक्वल टू 0। यदि P 0 नहीं है तो हर एक टर्म को P से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास टर्म आते हैं, इसको थोड़ा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूं, अगर थोड़ा हो जाए तो देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अब देखें यहां PQ है, तो अगर P से सब में डिवाइड करेंगे तो आपका पहला 1 हो जाएगा, दूसरा Q बाई P हो जाएगा, R बाई P हो जाएगा और लैम्ब्डा बाई P। अगर Q से डिवाइड करते हैं, कंडीशन Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो P बाई Q ये Y का गुणांक, X का गुणांक 1 और R बाई Q और अचर पद लैम्ब्डा अपॉन Q। अगर हम R से डिवाइड करते हैं तो P अपॉन R, X का गुणांक, Y का गुणांक Q अपॉन R और यूनिट रेडियस के लिए अचर पद इसमें लैम्ब्डा अपॉन R। अगर हम लैम्ब्डा से डिवाइड करते हैं सबको, वेयर लैम्ब्डा इज नॉट इक्वल टू 0, तो P बाई लैम्ब्डा, Q बाई लैम्ब्डा, R बाई लैम्ब्डा और इसका कांस्टेंट टर्म 1। तो पहला तो आपका ऊपर PQR हो गया, पहली बात। दूसरा इक्वेशन ये, और तीसरा और चौथा और फाइनली 5। तो सारे टर्म को अगर लैम्ब्डा से डिवाइड किया तो 5वां टर्म आपके सामने आ जाता है। ये इसको मैं फिर थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि एक स्लाइड पर ये दिखेगा और आपको देखने में भी सुविधा रहेगी। ये एक ही स्लाइड में ये पूरा का पूरा हो गया। इसको देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसकी साइज को घटाता हूं तो ये पूरा स्पष्ट आ जाएगा। ये हो गया।
सारे के सारे एक स्लाइड में हो गया। और छोटा कर दूं क्या थोड़ा सा, ताकि स्पष्ट आ जाए? साइज बढ़ा दूंगा। ये ठीक है। हाँ, अब ये ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये पूरे कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री का जो है सारांश है। यही 5 स्वरूप जो है इक्वेशन का आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। और इस 5 स्वरूप के बाद जो बचते हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइंस और बहुत सारे इस तरह के जो है परपेंडिकुलर और ये सब चीजें जो है थोड़ा सा है, वो सेकंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक तो लगभग टोटल 20 के आसपास है, 15-20। 6 हम लोगों ने पढ़ा है, 6-7। तो थोड़ी बहुत चीजें सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन होगा तो बता दीजिएगा, फिर हम लोग इसके आगे चलते। सर हो गया नोट डाउन? ओके, यस सर। अब थोड़ा सा एक एक चीज को हम करते हैं चर्चा। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट आपका है पी, क्यू, आर और लैम्ब्डा। यही पहला स्वरूप है आपके लाइन का। कैसे है? तो इसको हम टेक्निकली कैसे लिख सकते हैं वो आपके सामने में रखने का प्रयास करता हूं। क्योंकि जब चीजें बता दिया, बाकी जिन लोगों ने क्लास नहीं करी मैं क्या करूं? पहला स्वरूप इक्वेशन का, जो जनरल इक्वेशन है पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्ब्डा। तो अगर हम 2 पॉइंट के बीच की इक्वेशन निकालने का प्रयास करते हैं, तो 2 पॉइंट अगर x1 y1 x2 y2 से होकर के अगर गुजर रही है, तो P हो जाएगा x2 माइनस x1, Q हो जाएगा y2 माइनस y1 और लैम्ब्डा हो जाएगा आपका x2 y1 माइनस x1 y या y2 x। इस तरह से करके आपका ये लैम्ब्डा। अब तो
इस पर जो इक्वेशन फॉर्म होगा अब आप डाल दीजिए। तो ये हो गया x2 माइनस x1 y इक्वल टू y2 माइनस y1 x प्लस x2 y1 माइनस x1 y। ये आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाता है, जैसा कि आपने देखा यहां। अब पहला स्वरूप जब हम कर लिए, अब इसके दूसरे स्वरूप में चलते हैं। यहां पर कहता है P इज नॉट इक्वल टू 0। अगर P 0 नहीं है तो हर टर्म को P से डिवाइड करिए। तो हर टर्म को P से डिवाइड करते हैं तो आपके पास अब y इक्वल टू, यानी ये 1 हो जाएगा P बाई P, y इक्वल टू Q अपॉन पी एक्स प्लस लैम्बडा अपॉन P। अब P बाई Q, सॉरी Q बाई P, Q है साइन, P है कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan थीटा। तो y इक्वल टू x tan थीटा और लैम्बडा अपॉन P को C कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। और here is tan theta is a slope of line which represent as m। इसमें sec थीटा r अपॉन P होता है, where C OQ, यानी ये जो है lambda upon P is the axis where the internally divided y सेगमेंट को इंटरनली जब डिवाइड करता है तो वो लैम्बडा अपॉन P जो है आ जाता है आपका। ठीक है, तो आप यहां देखें, एक और इक्वेशन आपके सामने आ गया है। और यदि दूसरी स्थिति P अगर 0 हो जाए तो 0 इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्बडा, यानी x इक्वल टू माइनस लैम्बडा अपॉन Q, विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। थोड़ा सा मेरा बैटरी स्लो हो रहा है, मैं इसको जरा चार्ज लगा। तो ये आपका जब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है जो लाइन सेगमेंट होगा उसके लिए इक्वेशन बन के आपका तैयार हो जाएगा। अब इसको अगर टैबुलेट कर दें, यस कोमल ये अरोड़ा,
सर एक बार ये दोबारा समझाइए, किसको किससे काटा गया है? एक बार ये जो ऊपर आपने लिखा वाई एक्सिस को काटा गया, क्या चीज है सर ये? अभी अभी उसको समझा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा क्योंकि जस्ट 1 मिनट में मीटिंग ओवर होने वाली है, तो 1 मिनट हम लोग थोड़ा 1 मिनट से भी कम जैसा हम चर्चा कर रहे थे। 1 मिनट, मैं आपके प्रश्न पर पुनः आता हूं। यहाँ पर आपने एक प्रश्न राइज किया था कि पहला जो सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहता है P इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहां देखें, अगर P 0 नहीं है तो यहां पर हमने क्या बनाया, हर टर्म को P से डिवाइड करिए यहां। तो जैसे ये है, इसको भी P से डिवाइड करिए, सॉरी इसको भी P से डिवाइड करिए, इसको भी P से डिवाइड करिए और इसको भी P से डिवाइड करिए। तो ये 1 आ गया, ये Q बाई P आ गया और ये आपका R बाई P आ गया और ये लैम्बडा बाई P आ गया। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा कि Q जो है वो साइन है, साइन थीटा, और P जो है वो कॉस थीटा है। ये है ट्रिग्नोमेट्री में, ये चीजें हम देख चुके थे। अब नीचे आ जाइए, यही बात यहां पर लागू होती है। P इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर, तो P से डिवाइड करने पर ये फॉर्मेशन आ जाएगा, y का गुणांक 1, x का गुणांक और Q बाई P और लैम्बडा बाई C, लैम्बडा बाई P इज द कांस्टेंट टर्म। तो Q साइन थीटा और P कॉस थीटा, तो साइन बाई कॉस आपका टेन थीटा हो गया। तो y इक्वल टू x टेन थीटा प्लस C, दिस इज द इक्वेशन। और चूंकि टेन थीटा जो होता है वो स्लोप ऑफ द लाइन होता है, तो ये टेन थीटा इक्वल टू P Q बाई P, स्लोप सेक थीटा R बाई P होता है। तो वो आप यहां पर हमने फाइंड आउट कर दिया। और C यानी कांस्टेंट टर्म जो होगा वो OQ जो होगा वो लैम्बडा बाई P होगा। तो PQ लाइन के द्वारा y एक्सिस पर जो इंटरनल डिवीजन होता है, तो उसका जो है y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर वो कट करता है वो पॉइंट आपका मिलके आता है सामने। ठीक है, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। कोमल जी आ गया सर समझ, वाई इंटरसेप्ट है ना सर ये जो? हाँ, वाई इंटरसेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशल कंडीशन में यदि P इक्वल टू 0 हो जाए किसी कारण से,
तो 0 इक्वल टू क्यू एक्स प्लस वाई, तो x इक्वल टू आपका माइनस लैम्बडा अपॉन क्यू हो जाएगा, जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन। अब यहां पर x एक्सिस के अगर पैरेलल है तो y का गुणांक 0, x का गुणांक 1 और यहां माइनस लैम्बडा अपॉन t, ये आपका जो है आ जाता है सामने। यही जो है सो सेकंड फॉर्म ऑफ लाइन जो हमने देखा वो है। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। उस सरल रेखा का आप में से किसी का अगर वो माइक ऑन है तो उसको ऑफ कर ले। हाँ, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन PQ which makes intercept at y axis positive y plus 5 and inclination on x axis is 60 degree। यानी इसका झुकाव 60 डिग्री है, इंक्लिनेशन x एक्सिस पर पॉजिटिव फॉर्म में, यानी एंगल पॉजिटिव है, और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो +5 है। तो ऐसे लाइन का इक्वेशन आप लोग 1 मिनट सोचे। 1 मिनट में, 1 से 2 मिनट में अगर आप आंसर दे पाते हैं तो दीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर यहां रखूंगा। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, जैसे आपने इंग्लिश में बताया। हाँ, इंग्लिश में ही मैं बता देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन PQ by which the intercept at y axis is +5 and it inclined 60 degree at y axis, sorry x axis, positive x axis, यानी x एक्सिस पे 60 डिग्री का पॉजिटिव एंगल बनाते हुए एक लाइन सेगमेंट PQ है जो y एक्सिस को +5 पर इंटरसेप्ट करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सिचुएशन। सर इसको y बराबर mx प्लस c पे कैलकुलेट कर लेंगे, MNC के बना। बिल्कुल, आप करिए, फिर मैं आंसर तो दूंगा ही। सर ये और तो आप एक सब- स्टेप में आंसर, एक स्टेप में आ गया आंसर। सर हमने वो जो पढ़ा हुआ है y = mx + c, वो तो सीधा ही आ गया। तो आपने y = mx + c पढ़ा तो है, लेकिन वो आया कैसे, ये बात थोड़ा सा मैं आपको दे रहा हूं, और वो भी वैदिक मेथड से। तो इक्वेशन भी फॉर्म करने हैं। y = mx + c कैसे हुआ वो थोड़ा सा, और क्या होगा जब हम चीजों को सॉल्व करेंगे। देखें, आपके सामने इसकी सॉल्यूशन भी है। $60 डिग्री अगर एंगल है थीटा, तो उसकी बोधायन संख्या क्या होगी आपके सामने है 1√32, और लैम्बडा अपॉन p ये कह रहा है +5। तो y का गुणांक 1 हो गया, x का गुणांक √3 हो गया। हाइपोटेनियस की यह जरूरत है नहीं, इसलिए लिखा नहीं, और कांस्टेंट टर्म +5 हो गया। अब आप जो सोचे थे
वो चीज है कहीं? मैंने y इक्वल टू mx प्लस सी तो दिया ही नहीं यहां पर, लेकिन फॉर्म वही है। फॉर्म वही है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन उस रूप में नहीं है जिस रूप में आपने सीखा है। जी ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। अब एक दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न की बारी है। फाइंड द इक्वेशन of a line segment making intercept at y-axis is 7 and parallel to the y-axis, parallel to the x-axis होना चाहिए था, सॉरी मैं थोड़ा यहां कुछ गलत लिख दिया था। parallel to the x-axis, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसके लिए भी आप एक बार ट्राई करें। इसका आंसर भी आप लोग रखें, मैं अभी थोड़ी देर में इसका भी आंसर देता हूं। जो स्पेशल कंडीशंस आपके सामने मैंने रखे थे उसी पर यह क्वेश्चन है। y एक्सिस एंड पैरेलल टू द, तो x इक्वल टू 1 है, कांस्टेंट टर्म 7 है, y का गुणांक 0 है, हाइपोटेनियस भी 1 ही होगा, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहां काम नहीं आएगा। तो आपके लाइन का जो इक्वेशन हो गया वो हो गया x इक्वल टू 7। ये जो है एक आप लोगों से और जो है चर्चा करनी थी। सर ये एक्स वाई एक्स के इसके एक्स एक्स के समांतर जो है वाई इक्वल टू 7 नहीं होगा?
एक मिनट, कहीं कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग एरर तो नहीं हुई है? वाई ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल सही। अब ठीक हो गया। सर एक चीज और, जो ऊपर हमने फॉर्म करी है उसमें तो माइनस लैम्डा अपॉन पी करा है ना, x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन पी, तो इसमें माइनस साइन नहीं आएगा सर, जो ऊपर हमने फॉर्म देखी है? माइनस लैम्डा अपॉन क्यू वाला, यही वाला सर बॉक्स में। ये हाँ जी सर। इसको एक बार चेक करिएगा, कहीं कोई एरर होगी तो इसको सुधार कर देंगे। टाइपिंग में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सर ये वाले एग्जाम्पल में अगर इंटरसेप्ट वाई एक्सिस के साथ बन रहा है तो वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे हो सकता है? वही थोड़ा सा जो है इसमें कहीं कुछ एरर है, मैं टाइपिंग में एरर कर रखा हूं, मैं इसको चेक कर लूंगा। इसको आप कंसीडर में रखिए, इसको मैं चेक कर लूंगा। एक आपसे जो बात करनी थी, कल दिल्ली में बैठक हुई थी, लगभग 7-8 कॉलेज के करीब 14 की संख्या के आचार्य, प्रोफेसर्स, लेक्चरर वगैरह सब सम्मिलित हुए थे। उसमें कुछ रिसर्च पेपर लिखने की बात हुई थी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस यूनिवर्सिटी के बच्चे भी उसमें कुछ अपना काम कर सके, अगर तो ज्यादा बेहतर होगा। ब्रॉड कैटेगरी है मैथमेटिक्स इन वेदा एंड वैदिक लिटरेचर। अब मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है? ऑपरेशंस आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, जीरो आ सकता है, उसके बाद डेसिमल सिस्टम आ सकता है, फ्रैक्शनल नंबर आ सकता है। तो ये सारे सब कैटेगरी बना करके मैंने 8-9 बनाए हैं और अभी उसको स्क्रूटनी के लिए भेजा है। वो एक बार फॉर्म होकर के आ जाता है तो मैं इस ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और आप लोगों से मतलब ये अपेक्षा रहेगी मेरी कि आप लोग जो है इन विषयों पर अपने अपने रिसर्च पेपर एक बार लिखने की कोशिश करें। और देखते हैं, नेशनल टीम के पास मैंने ब्रॉड कैटेगरी और उसके सब कैटेगरी को भेजा है, और वो एक बार वहां से चेक होकर के आ जाता है, और उसमें अगर कुछ सुधार भी गुंजाइश होगी तो वो करके, तो उस पर भी एक रिसर्च पेपर आप लोगों में से जितने लोग लिख सकते हैं वो प्रयास करेंगे। रिसर्च पेपर का स्तर ऐसा होना चाहिए कि वो कोई उसमें उंगली ना उठा सके। आपके जो भी ग्रंथ हो उसका अध्ययन आपका उस श्लोक का तो कम से कम जरूर करें जो उसमें मेंशन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर जो है सो किस ग्रंथ से वो श्लोक लिया गया है, श्लोक संख्या, उसके बाद वो ग्रंथ किस पब्लिकेशन से पब्लिश हुआ है जिससे आपने पढ़ करके वो डाला है, उसका भी मेंशन करते हुए थोड़ा चीजों को लिखना है। और यहाँ पर एक दो अपने ऐसे हैं विद्यार्थी जो कल की मीटिंग में थे मौजूद, तो उनको ये जानकारी होगी, और उस पर मैंने रात में फिर अपने नेशनल कमेटी से भी बात की थी। राष्ट्रीय स्तर के जो वैदिक गणित के कार्यकर्ता हैं अपने, उनसे भी मैंने चर्चा की थी, और उनका भी सुझाव, मेरा ये सुझाव काफी अच्छा लगा था उनको। और दिल्ली के साथ साथ यूपी में और आगे चल करके
पूरे भारत से इस विषय पर रिसर्च पेपर आने हैं। तो इस पर जो है थोड़ा सा काम हम लोगों को करना है, क्योंकि चीजों को जो है अब बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ना है। आज का क्लास मैं यहीं पर खत्म करता हूं, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है तो अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स एक और मीटिंग मेरी शुरू होने वाली है। एक यूनिवर्सिटी का आज इनॉग्रल सेशन है, वहां भी फैकल्टी डेवलपमेंट शायद प्रोग्राम चल रहा है हरियाणा में। तो आज 10-15 मिनट पहले मुझे क्लास कंप्लीट करना पड़ेगा, और आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और इसके बाकी के जो रह गए हैं उन पर भी चर्चा होगी, उनके ऊपर जो प्रश्न है उस पर भी चर्चा होगी। और फिर उसके बाद यानी आप ये समझे कि 5 जो ये है मॉडर्न मैथमेटिक्स में सिर्फ 4 पढ़ाए जाते हैं, और 5वां जो है सो अपने राष्ट्रीय वैदिक गणित के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा है। उनका ये इन्वेंशन मान सकते हैं इसको, नॉट रिसर्च, इन्वेंशन है एक प्रकार का ये, जो उन्होंने आज विश्व समुदाय को गणित के रूप में अपनी तरफ से योगदान दिया है। अभी 1-2 दिन पहले ही आप लोगों ने श्री राम चौथाई वाले को सुना, वो वैदिक गणित के शिक्षा संस्कृति उत्थान नाश के राष्ट्रीय संयोजक है अभी वर्तमान में। उनसे पहले डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा थे, और अभी वर्तमान में श्री राम चौथाई वाले हैं। तो उनका आपको लोग को सुनने का मौका मिला। टॉपिक डिविजिबिलिटी शायद लिया था उन्होंने, मैं नहीं जुड़ पाया, कुछ व्यस्तता थी। तो चीजों को थोड़ा सा और डिविजिबिलिटी को डिटेल में रखा जाता, जो रिएक्शन आ रहे थे लोगों के कि और डिटेल में रखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। तो खैर ऐसे अपने बच्चे हैं यहाँ और क्लास चल रही है, तो इसमें डिटेल में पूरी टॉपिक को रखी जाएगी, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज का क्लास जो है तो हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट में पूछ सकते हैं। सर एक छोटी सी क्वेरी थी, ये जो आपने विशिष्ट स्थिति लिया है एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें y का गुणांक 0 लिया गया है, x का गुणांक 1 लिया गया है। तो जो उल्टा होना चाहिए, x का गुणांक 0 होना चाहिए और y का गुणांक 1 होना चाहिए, तभी तो देख लेता हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम होगी